हेलो एवरीवन। आज हम लोग एविडेंस एक्ट की धारा 79 से शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें बताया गया है प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में उपधारणा। होता क्या है, जो ऑफिसर्स हैं या जहां पर भी बताया गया है कि प्रमाणित प्रतियां दे सकते हैं आप, चूंकि द्वितीय साक्ष्य होते हैं, तो ये कब माना जाएगा कि प्रमाणित प्रतियां जो हैं वो असली हैं या नहीं है, इस बारे में ये सेक्शन है। इम्पोर्टेंट है, कई बार आ चुका है। न्यायालय हर ऐसे दस्तावेज का असली होना उपधारित करेगा जो ऐसा प्रमाण पत्र, प्रमाणित प्रति या अन्य दस्तावेज होना तात्पर्य है जिसका किसी विशिष्ट तथ्य के साक्ष्य के रूप में ग्रह होना विधि द्वारा घोषित है और जिसका केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी ऐसे ऑफिसर द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत होने पर सम्यक रूप से प्रमाणित होना तात्पर्य है। मतलब यह है, वो प्रमाणित प्रतिलिपि असली मानी जाएगी जब कह दिया गया हो कि इस ऑफिसर से आप प्रमाणित करके प्रमाणित प्रतिलिपि लाइए, और वो उसके लिए वो ऑफिसर प्राधिकृत हो और प्रॉपर तरीके से वो प्रमाणित की गई हो, ये बात बताई गई है। एक इसमें परंतु जोड़ दिया गया, जो क्या बता रहा है, परंतु ये तब जबकि ऐसी दस्तावेज सारता उस प्रारूप में हो तथा ऐसी रीत से निष्पादित हुई तात्पर्य हो जो विधि द्वारा निर्दिष्ट है। न्यायालय ये भी उपधारित करेगा कि कोई ऑफिसर जिसके द्वारा ऐसी दस्तावेज का हस्ताक्षरित या प्रमाणित होना तात्पर्य है, वो पदीय हैसियत जिसका वो ऐसे कागज में दावा करता है उस समय रखता था जब उसे हस्ताक्षरित किया गया था। कहने का मतलब है, परंतु ये कहता है कि वो दस्तावेज पूरी तरह से सारता मीन्स पूरी तरह से उसी रूप में निष्पादित हुआ हो जो कि बताया गया है विधि में, और वो ऑफिसर क्या हो, उस वक्त वो पद धारण करता हो जैसा कि उसने उस प्रमाणित प्रतिलिपि को प्रमाणित किया करते वक्त हस्ताक्षर किया है। ऐसा नहीं है वो ऑफिसर रिटायर हो गया हो उसके बाद भी वो प्रमाणित कर रहा है, ऐसा नहीं है। उस वक्त उसका उस पद का दावेदार होना चाहिए, वो उस पद पर होगा तभी वो किसी प्रति को प्रमाणित या हस्ताक्षरित कर सकता है, अन्यथा नहीं। अब देखिए, इससे पहले हम लोगों ने एविडेंस एक्ट का भाग 1 पढ़ा जिसमें धारा 5 से लेकर 55 तक थी, जो कि सुसंगति के बारे में बताता था। ठीक, बहुत सारे सेक्शन इसमें इंपॉर्टेंट थे। फिर हम लोग आ गए थे भाग 2 जो 55 से लेकर 100 तक था, जिसमें बताया गया था कौन से सबूत की उपधारणा करेगा या किनको उपधारण कर सकेगा या कौन से सबूत पेश किए जाएंगे, जिसमें प्राथमिक सबूत, द्वितीय सबूत, ये सब थे। इस अधिनियम का आखिरी भाग 3 है, जो कि साक्ष्य का पेश किया जाना। अब सुसंगति की बात हो गई, सबूतों की बात हो गई, अब जो है साक्ष्य पेश करेंगे आप न्यायालय के सामने, जो कि शुरू होता है धारा 101 से लेके 167 आखिरी धारा है इस अधिनियम की। तो ये भाग पूरा साक्ष्य अधिनियम 3 ही भागों में बटा हुआ है, सुसंगति, सबूत और साक्ष्य का पेश किया जाना। अब हम लोग साक्ष्य पेश किए जाने की पहली धारा देखें, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 इंपॉर्टेंट धारा है, और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीसरा सेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। पहला भाग या तीसरा भाग, बीच वाला द्वितीय भाग जो है उसमें कुछ सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं जो हमने आपको बता दिए। सबूत का भार का मतलब क्या है, पहले हम ये समझें। जो कोई न्यायालय से ये चाहता है कि वो ऐसे विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे जो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर है जिन्हें वो प्रख्यात मीन्स दावा करता है, उसे साबित करना होगा कि उन तथ्यों का अस्तित्व है। मतलब
अगर आप चाहते हैं न्यायालय आपके जो आप बात कह रहे हैं उन तथ्यों पर आधारित बात सही है, तो आप साबित कर दीजिए कि ये तथ्य इस चीज से संबंधित हैं और इनका अस्तित्व है, ये इसलिए ये बात सच है जो हम कह रहे हैं, ये तथ्य सही है, ये दस्तावेज सही है। इसमें बताया गया है आखिर में, जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य का अस्तित्व साबित करने के लिए आबद्ध है, तब यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति पर सबूत का भार है। सबूत का भार उस व्यक्ति पर है जो कि अस्तित्व को साबित करने के लिए आबद्ध है। अगर आप बाउंडेड हैं कि आप प्रूव करें, तो सबूत का भार आप पर है। इसी से बिल्कुल एकदम कोरिलेटेड, को पैरेलली समांतर धारा है धारा 102, सबूत का भार किस पर होता है। एकदम क्लियर कर दिया कि सबूत का भार किस पर होता है। किसी वाद या कार्रवाई में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाएगा यदि दोनों में से किसी भी ओर से कोई भी साक्ष्य ना दिया गया या ना दिया जाए। कहने का मतलब है, मान लीजिए मेरे कब्जे में कोई ज़मीन है, मैं अपने घर में रह रहा हूँ, आप कहते हैं नहीं ये हमारे बाप दादाओं का था या हमारा था, इन्होंने कब्जा किया है, तो आपको ही साबित करना होगा कि ये घर आपका था और कब्जा हम किए हुए हैं। आपको सबूत देने होंगे। अगर आप साक्ष्य नहीं दे पाए तो आप हार जाएंगे केस, हमें कुछ नहीं करना है। कहने का मतलब है सबूत का भार उस व्यक्ति पर है जो अगर साक्ष्य पेश ना कर पाया तो वो अपने आप ही असफल हो जाएगा और दूसरा व्यक्ति अपने आप सफल हो जाएगा, दूसरा पक्षकार। ये बात क्लियर हो गई। आगे चले अगले पेज पर। अब आप लोग आ जाइए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 103, विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार। इंपॉर्टेंट है सेक्शन ये। एग्जैक्टली सेक्शन हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन 11 इस एक्ट का। इसमें बताया गया था अनंत उपस्थिति या प्ली ऑफ एलिबाई, उसी से रिलेटेड है। उसको थोड़ा सा इसके वर्ड टिपिकल हैं क्योंकि एविडेंस एक्ट बहुत पुराना एक्ट है, इसके वर्ड थोड़े से टिपिकल हैं और आपको उन टिपिकल वर्ड्स को लिखना भी है। अगर आप अपने वर्ड्स में लिखते हैं तो गलतियां करते हैं, इसलिए थोड़ी मेहनत करें, इसको याद करने की कोशिश करें, समझ के याद करें। देखिए, किसी विशिष्ट तथ्य के सबूत का भार, किसी विशिष्ट तथ्य के सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो न्यायालय से ये चाहता है कि वो उसके अस्तित्व में विश्वास करे। ठीक, कोई अगर आप कहते हैं कि ऐसा है तो आप चाहते हैं न्यायालय से ऐसा ये अस्तित्व है इस चीज का और आप चाहते हैं न्यायालय ये विश्वास करे जब तक कि किसी विधि द्वारा ये उपबंधित ना हो कि उस तथ्य के सबूत का भार किसी विशिष्ट व्यक्ति पर होगा। कहने का मतलब है, अगर आप किसी अस्तित्व की बात कर रहे हैं और आप न्यायालय से उम्मीद रख रहे हैं कि वो विश्वास करे, तो आपको ही वो बात साबित करना होगी जब तक कि आपको छूट ना दी गई हो कि उस बात को कोई और विशिष्ट व्यक्ति भी साबित कर सकता है। दृष्टांत समझ ले, इलस्ट्रेशन इसका। खा न्यायालय से चाहता है कि वो ये विश्वास करे कि प्रश्नगत समय वो अनियंत्र था, कहीं और था। अनियंत्र एज इट इज वर्ड लिखिएगा, अनियंत्र, ठीक, कहीं और था, उसे ये बात साबित करना होगी। तो जो प्ली ऑफ एलिबाई में जो साक्ष्य होते हैं वो वही व्यक्ति देता है जो कहता है कि मैं घटना के समय घटना पर था ही नहीं, तो वही व्यक्ति साबित करता है कि मैं फिर कहाँ था। ठीक, इस पे एक मूवी आपने देखी होगी, दृश्यम। फिर आप आ जाइए धारा 105, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अंतर्गत आता है। जबकि कोई व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त है, तब उन परिस्थितियों के अस्तित्व को साबित करने का भार जो उस मामले को भारतीय दंड संहिता के साधारण अपवादों में से किसी के अंतर्गत आता है या उसी संहिता के किसी अन्य भाग में या उस अपराध की परिभाषा करने वाले किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी अपवाद का या परंतु के अंतर्गत कर देती है, उस व्यक्ति पर है
और न्यायालय ऐसी परिस्थितियों के अभाव की अवधारणा करेगा। कहने का संक्षेप में मतलब ये है, अगर आप चाहते हैं कि आपसे जो कार्य हो गया है ये आप कार्य नहीं करना चाहते थे, या किसी अपवाद का आप सहारा लेने चाहते हैं, चाहे वो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत हो या कहीं के भी अपवाद के अंतर्गत हो, तो चूंकि आपसे अपराध हुआ है तो आप पर यह दायित्व है कि ये साबित करें कि मामला अपवादों में आता है, वरना न्यायालय ये मानेगा कि मामला अपवादों में नहीं आता है। दृष्टांत इसका समझ ले। हत्या का अभियुक्त, दृष्टांत, हत्या का अभियुक्त का अभिकथित करता है कि वो चित्त विकृति के कारण उस कार्य को कार्य की प्रकृति नहीं जानता था, तो सबूत का भार का पर मतलब अभियुक्त पर है। अक्सर पेपर में प्रेशर होता है, हम लोग अभियुक्त ना करके अभियोजन कर देते हैं, पूछ लेते हैं अभियोजन पे होता है कि अभियुक्त, तो उसको सबूत का भार अभियुक्त व्यक्ति पर है। 106 धारा छोटी धारा है मगर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस धारा में बहुत ज़्यादा लिखने को नहीं होता है, इसलिए मगर ये बहुत आती है, इसलिए आप इसके केस लॉज को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और लिख लीजिएगा अपने वर्ड्स में, क्योंकि इसमें आप नंबर केस लॉ से ही पाएंगे, क्योंकि धारा बहुत छोटी है। देखिए अब 103 से भिन्न हो गई 106। क्या कह रही है? विशेषता ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार। विशेषता ज्ञात समझ लें, जबकि कोई तथ्य, यहां से देखें आप, जबकि कोई तथ्य विशेषता किसी व्यक्ति के ज्ञान में है, तब उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर है। ठीक, जो जिसके विशेष ज्ञान में है वही साबित करेगा। दृष्टांत समझ ले, इतनी ही सी धारा है ये। खा पर रेल से बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है, ये साबित करने का भार कि उसके पास टिकट था, खा पर है। कोई विशेष तथ्य है जो आप जानते हैं तो आप ही को वो साबित करना होगा, वरना आप उस केस में हार जाएंगे। निर्णय, इसमें 3 निर्णय हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं तीनों। सबसे पहला है रंजीत कुमार हलधर बनाम सिक्किम राज। इस केस में आप समझे, बहुत ध्यान से समझें और वीडियो को पॉज करके लिख भी ले। इस केस में पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि जो दोषिता साबित करने का भार अभियोजन पर है, मगर कुछ ऐसे चीजें होती हैं जिन्हें सिर्फ अभियुक्त जानता है, तो उसे अभियुक्त को ही साबित करना पड़ेगा, वरना परिस्थिति के अनुसार अगर वो ये साबित नहीं कर पाया तो उसको अपराधी माना जाएगा। इसमें एग्जैक्टली हुआ क्या था, ये जो पत्नी थी रंजीत कुमार हलधर केस में, उस मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी पति की हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद शव को अपने आंगन में दफन कर दिया, उसके ऊपर लकड़ी वगैरह डाल दी। ये केस हम पहले ही बता चुके हैं आपको। और जब पुलिस ने उसके साथ सख्त रवैया अपनाया तो उसने ये सब चीजें कबूल दी कि हमने मार दिया हम लोगों ने मिलकर, और इसका शव यहाँ दबाया हुआ है। शव बरामद हुआ, शव बरामदी के आधार पर सारी चीजें अभियुक्तों के विरुद्ध थीं। वो कोई भी चीज अपनी अभिरक्षा में, अपनी प्रोटेक्शन में नहीं बता पाए, अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाए, इसलिए इस केस में मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले सजा दी गई थी उसको कायम रखा। पहले भी हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट से सजा हो चुकी थी, कायम रखा और अपील को निरस्त कर दिया। दूसरा केस है सदरू बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, 2019 का ये भी केस है। ये भी ऑलमोस्ट एक जैसा केस है। इसमें हुआ था क्या था, सदरू बनाम इसमें पत्नी जो थी, पति और पत्नी का विवाद हो गया, और जाहिर सी बात है सदरू पति हैं, पत्नी अपने 2 बच्चों को लेकर अपने मैके चली गई। घर पर जो था इसका पति और उसका बड़ा बेटा था। सुबह जो अपने मैके से लौटी तो बेटा मरा हुआ पाया गया। इसमें अपीलार्थी ये नहीं साबित कर पाया कि बच्चा कैसे मरा। सारी परिस्थितियां ये इंगित कर रही थी कि पति ने ही अपने बच्चे को मार डाला है, और ये अपनी दोष सिद्धता को साबित करने में, अपने को निर्दोष साबित करने में
असफल रहे और इसलिए जो इनको सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट से सजा हुई थी, बरकरार विचारण न्यायालय से दी गई थी, उच्च न्यायालय ने उस पर मोहर लगाई थी, उसको बरकरार रखा और इनकी भी अपील निरस्त कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। ये धारा जो है 106 जो हमने यहाँ लिखा भी है, परिस्थिति जन्य साक्ष्य, ये सारे, क्योंकि जब अभियुक्त अपने आप नहीं कबूलता है कि वो अपराधी है तो आपको परिस्थितियों का सहारा लेना पड़ता है, और परिस्थिति जन्य जो साक्ष्य होते हैं वो बहुत क्रिटिकल होते हैं, बहुत सावधानी से लिए जाते हैं। तो ये धारा इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी परिस्थिति जन्य साक्ष्य होते हैं वो इस धारा में इंक्लूड होते हैं, और अपराधी इस धारा में कबूल नहीं करता है, मगर परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर ही उसको दोष सिद्ध किया जाता है। बिल्कुल इसका जीता जागता एग्जाम्पल अभी लेटेस्ट 2021 में तीसरा निर्णय है शिवाजी चिंतप्पा पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने पूरा केस परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर डिसाइड किया है। इस केस को बिल्कुल आप वीडियो पॉज करके लिखें, समझें। इस केस में ऊपर के दोनों केस रंजीत कुमार हल्दर या सरदुल बनाम छत्तीसगढ़ को से अलग डिसाइड किया सुप्रीम कोर्ट ने, और कहने का मतलब है उससे अलग का मतलब ये इसलिए है कि उसके विरुद्ध भी कह सकते हैं। इसमें ये कहा इन्होंने कि अगर धारा 106 के अंतर्गत अभियुक्त झूठा स्पष्टीकरण देता है या स्पष्टीकरण ना दे पाए तो आप सीधे सीधे उसको दोष सिद्ध या उसकी दोषता की उपधारणा सृजित नहीं करेंगे, और किसी भी हाल में, चूंकि जब वो अब इन दोनों केसों में हमने देखा अभियुक्त अपना साक्ष्य नहीं दे पाया, अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कर पाया, तो दोष सिद्ध हुए दोनों लोग दोनों केसेस में। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अभियोजन इतना ही कह के फारिग नहीं हो जाएगा कि अभियुक्त स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहा है या सही स्पष्टीकरण नहीं दिया है, उसे सारी परिस्थितियों को कड़ी अनुसार साबित करना होगा, उसे हर बात को इस तरह से लेना होगा कि कहीं पर भी कोई पॉइंट ना छूटे, और तभी उस अभियुक्त व्यक्ति को दोष सिद्ध किया जा सकता है, जबकि अभियोजन पक्ष ने बिना लापरवाही के सारे सबूत उसके खिलाफ दिए हों। कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि इस संक्षेप में कि स्पष्टीकरण ना देने के अभियुक्त के या अस्पष्ट स्पष्टीकरण से दोष सिद्धि नहीं होगी, बल्कि अभियोजन पक्ष को मेहनत करना पड़ेगी, उसे साक्ष्य इकट्ठा करने के बाद ही जो अभियुक्त व्यक्ति है उसको सजा दी जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉस है। इनको रोक के आप वीडियो पॉज करके लिखें, अपने वर्ड्स में लिखें, क्योंकि अपने वर्ड्स में लिखे हुए ही निर्णय आपको एग्जामिनेशन हॉल में याद आते हैं, वरना आप याद करके जाएंगे आपको निर्णय याद नहीं आएंगे, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, आप निर्णय नहीं लिख पाएंगे। अगर आपने अपने वर्ड्स में लिखे होंगे, अपने दिमाग में सोचे होंगे, तभी आपको विशिष्ट धारा पे वो केस याद आएगा, और आप भले ही 4 लाइनें लिख दीजिए, आपको नंबर फुल मिलेंगे। ठीक, आगे बढ़े हम लोग। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, धारा 112। विवाहित स्थिति के दौरान में जन्म होना जन्मजन्य का निश्चायक सबूत है। कहने का मतलब है अगर कोई बच्चा विवाहित स्थिति के दौरान पैदा होता है तो वो हर हाल में उसी पुरुष का बच्चा है जिससे वो स्त्री विवाहित थी। ये इस बात का निश्चायक सबूत है, विधि की अखंडनीय उपधारणा है, इसको आप खंडित नहीं कर सकते। बिल्कुल केस की एक एक वर्ड आप ध्यान से समझें, कोई भी वर्ड अगर आप मिस करते हैं तो पूरे एक्ट का मतलब पूरी धारा का मतलब बदल जाता है, इसलिए इसको एज इट इज लिखेंगे आप, समझे। ये तथ्य कि किसी व्यक्ति का जन्म उसकी माता और किसी पुरुष के बीच विधिमान्य विवाह के कायम रहते हुए या उसका विघटन होने के उपरांत माता के अविवाहित रहते हुए 280 दिनों के भीतर हुआ था,
इस बात का निश्चायक सबूत होगा कि वो उस पुरुष का धर्मज पुत्र है जब तक कि, देखिए यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है कि धर्म, अब एक छूट मिल रही है क्या, जब तक कि ये दर्शित ना हो जाए कि जब तक कि ये दर्शित ना किया जा सके कि विवाह के पक्षकारों की परस्पर पहुंच ऐसे किसी समय नहीं थी जब उसका गर्भाधान किया जा सकता था। कहने का मतलब है आपकी शादी के भले ही दूसरे दिन बच्चा पैदा हो गया तब भी आप ही उसके बाप हैं। ये नहीं कहेंगे कि यार शादी तो हमारी अभी 2 ही दिन पहले हुई है, बच्चा पैदा हो गया, तो आपको छूट नहीं मिलना है, सिर्फ आप ही बाप माने जाएंगे उसकी, समझ लीजिए। इसलिए छूट सिर्फ कब मिलेगी, छूट ऐसे मामलों में मिल सकती है जैसे मान लीजिए आप 4 साल से सऊदी अरब में हैं, 4 साल से दुबई में ही है, पत्नी के यहाँ बच्चा हो गया और आप आए नहीं, आपका संपर्क था ही नहीं, तब आपको छूट मिल सकती है। वो भी ये साबित आप कर पाए कि आप आए ही नहीं या आपकी पत्नी आप तक पहुंची नहीं, तब जाके आप छूटेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय इसमें दिया गया। अशोक कुमार बनाम राजगुप्ता और अन्य 2021 का सुप्रीम कोर्ट का केस है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें एग्जैक्टली हुआ क्या था हम समझाएं आपको। इसमें जो वादी हैं उन्होंने अपने दावे के समर्थन में सारे साक्ष्य दे दिए और आगे कोई भी साक्ष्य नहीं बचा, ठीक। और उनकी जो पैतृकता थी, किसी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है इसमें, तो उन्होंने पैतृकता मतलब अपने पिता की, मैं ही अपने पिता का संतान हूँ, सारे साक्ष्य दे दिए, सारे सबूत दे दिए कोर्ट को, और मामला डिसाइड हो गया। कोई भी ऐसा सबूत नहीं था जिससे ये साबित ना होता हो कि ये ही वारिस हैं अपने पिता के। फिर भी प्रतिवादी आवेदन किया कि इसका डीएनए परीक्षण कराया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हालांकि जो विचारण न्यायालय था, विचारण न्यायालय ने फैसला दे दिया कि ये पैतृक संपत्ति इन्हीं की है, ये अपने पिता के पुत्र हैं और इनकी संपत्ति है। हाईकोर्ट मामला पहुंचा, हाईकोर्ट ने जो विचारण न्यायालय था उसका फैसला आदेश रद्द किया। अब अपील सुप्रीम कोर्ट में जब हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि भाई आप जबरदस्ती जब उसमें अपना पैतृकता जो है साबित कर दी है, तो आप जबरदस्ती डीएनए परीक्षण क्यों कराना चाह रहे हैं उसका। ये तो एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस तरह के मामलों में डीएनए टेस्ट कराना एकांतता एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता और एकांतता के अधिकार का टकराव है इस मामले में, तो क्योंकि वो आप जबरदस्ती उससे डीएनए टेस्ट करा रहे हैं। और इस तरह से जो आदेश उच्च न्यायालय ने दिया था कि इनका डीएनए टेस्ट कराया जाए, उस आदेश को, उस निर्देश को निरस्त कर दिया। विचारण न्यायालय के आवेदन को, जो उसने आदेश किया था, उसको बहाल रखा, और चूंकि अपील उसकी कामयाब हो गई। कहने का मतलब यह है इस पूरे केस का कि जब सारे सबूत दे दिए गए हैं तो डीएनए टेस्ट कराना जरूरी नहीं है। अगर पैतृकता साबित हो गई है कि ये पुत्र इस अमुक व्यक्ति का है, तो आप जबरदस्ती किसी का डीएनए टेस्ट ना कराएं। ये उसकी जो स्वतंत्रता है, एकांतता की स्वतंत्रता है, उसको खंडित करता है। इसी में एक केस और है, सेथु बनाम प्लानी, हार्वेयर एक्ट में आपको मिलेगा। ये 1924 का केस है, मद्रास राज्य का। इसमें भी सेम बात की गई है कि अगर विवाहित स्थिति के दौरान कोई बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा उस पुरुष का ही है जो उस स्त्री से उस वक्त विवाहित था। फिर आप आ जाइए धारा 113 खा, दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा। दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा ये बहुत आती है धारा, क्योंकि ये 304B आईपीसी में भी है। जब प्रश्न है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु की है और ये दर्शित किया जाता है कि मृत्यु से कुछ पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में उस
स्त्री के साथ क्रूरता की थी या उसको तंग किया था, तो न्यायालय ये अवधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने मृत्यु कारित की है। इसमें भी दो केस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत लेटेस्ट हैं, और दोनों ही केस हमने एकदम लेटेस्ट आपको दे रहे हैं, 2021 के केस हैं। पहला निर्णय है और लगभग दोनों केस एक जैसे हैं। पहला एक के मैटर दूसरे में भी लिख सकते हैं आप, इतना सिमिलर है। पहला निर्णय है गुरमीत सिंह बनाम पंजाब राज्य 2021 सुप्रीम कोर्ट का। हम सारे केस आपको सुप्रीम कोर्ट के ही देते हैं, क्योंकि आप लीडिंग केसेस में सुप्रीम कोर्ट के केस लिखिए। किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का केस लिख दीजिए, बेस्ट रहता है। समझाते हैं केस आपको। गुरमीत सिंह बनाम पंजाब राज्य 2021 में 304 भारतीय दंड संहिता 304B के सारे अनिवार्य तथ्य थे, मतलब 304B भारतीय दंड संहिता के सारे तथ्य मौजूद थे। इसलिए न्यायालय ने 113 खा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की उदाहरणा की और दंडित किया व्यक्ति को। इसमें अपीलार्थी को विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने 304B के अनुसार दोष सिद्ध किया। अपील की, तो अपील में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि क्योंकि आपके खिलाफ 304B के भारतीय दंड संहिता के सारे तथ्य मिल रहे हैं और दोनों ही न्यायालयों ने निर्णय आपके खिलाफ दिया है, जो कि सही दिया है, आप दोषी हैं, और इसमें अपीलार्थी की अपील को निरस्त कर दिया गया। बिल्कुल ऐसा ही केस ये आपका सतवीर सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य में है। इसमें भी अपीलार्थी को बताया गया कि 113B के अंतर्गत आप उपधारणा को खंडित करने में विफल रहे हैं, इसलिए आपको 304B भारतीय दंड संहिता के अनुसार विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा जो दोष सिद्ध किया गया था वो पुष्टि किया जाता है, वो दोष सिद्ध ठीक थी और आपकी अपील निरस्त की जाती है। लगभग एक जैसे केस हैं, दोनों में सजा हुई है, दोनों में दोनों लोअर और हाई कोर्ट से सजा हुई है। दोनों के केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा है, अपील को निरस्त किया है। एक टॉपिक समझ लें, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 बहुत पूछा जाता है, विबंध स्टॉपेल कहते हैं। इसका मतलब क्या है? जबकि एक व्यक्ति ने अपनी घोषणा, कार्य या लोप द्वारा अन्य व्यक्ति को ये विश्वास साशय कराया है या कर लेने दिया है कि कोई बात सत्य है और ऐसे विश्वास पर कार्य कराया है, या कर लेने दिया है कि कोई बात सत्य है। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आपने किसी को विश्वास में लेके कोई ऐसा काम करा लिया जो आपने उसे विश्वास दिला दिया कि ये बात सच है और काम करा लिया, और ऐसे विश्वास पर कार्य कराया है या करने दिया है, तब ना तो उसे और ना उसके प्रतिनिधि को अपने और ऐसे व्यक्ति के या उसके प्रतिनिधि के बीच किसी वाद या कार्रवाई में उस बात की सत्यता का प्रत्याख्यान का मतलब होता है डिनाय, मना करना, डिनाय या प्रत्याख्यान करने दिया जाएगा। मतलब पहले तो आपने विश्वास में लेके किसी से कोई काम करा लिया, अब आप बाद में ये कहें कि नहीं भाई ये तो हमारी संपत्ति नहीं है, तो या ये हमारा चीज़ नहीं है और अब हम इससे मना करना चाह रहे हैं, तो आप पहले हाँ करके बाद में ना किसी बात के लिए नहीं कर सकते, न्यायालय आपको इजाज़त नहीं देता। इसका दृष्टांत समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। का साशय और मिथ्या रूप से खा को विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है कि अमुक भूमि का की है, और तत् द्वारा खा को उसे क्रय करने और उसका मूल्य चुकाने के लिए उत्प्रेरित करता है। ठीक, क्या हुआ? का ने कहा कि मेरी ज़मीन है और उसने उस वक्त झूठ बोला, उसकी उस वक्त ज़मीन नहीं थी, हो सकता है उसके बाप दादाओं के नाम में हो, मगर और फिर किसी खा के नाम खा को उसने उस ज़मीन को बेच लिया, उस खाने बेचारे ने मूल भी चुका दिया। तत्पश्चात अब क्या हुआ? भूमि के का की संपत्ति हो जाती। अब क्या हुआ? उस वक्त नहीं थी तब उसने ट्रांसफर किया, अब संपत्ति का की हो गई, और का इस आधार पर कि विक्रय के समय उसका उसमें हक नहीं था, विक्रय अपास्त करने का दावा करता है, उसे अपने हक का अभाव साबित करने नहीं दिया जाएगा।
कहने का मतलब जब आपकी ज़मीन नहीं थी तब आपने बेची थी, अब आप नहीं बेचना चाह रहे हैं तो आपको ये हक नहीं है कि आप ये, अब जबकि आप ज़मीन के मालिक हो चुके हैं, अब आप मना कर रहे हैं कि जब मैंने बेची थी तो मैं मालिक नहीं था, तो आपको कोर्ट मना नहीं करने देगा, कहेगा नहीं भाई इनकी ज़मीन का इन पे जो आपने बेच थी वो उन्हीं की है और इनको कब्जा दीजिए। ये सब बकवास यहाँ कोर्ट में नहीं चलेगी। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट केस है शरद चंद्र डे बनाम गोपाल चंद्र लाहा 1884 का ये केस है। इसमें बताया गया है विबंध का विस्तार ध्येय मतलब मकसद या मामले के ज्ञान जिस पर व्यक्ति प्रत्यावेदन करता है पर आधारित नहीं होता। कहने का मतलब है अगर आपको ज्ञान हो कि हाँ भाई इसकी ज़मीन नहीं है फिर भी आप खरीद रहे हैं तो आपको विबंध का लाभ नहीं मिलेगा, वरना आप विबंध के हकदार हैं। ये टॉपिक यहीं कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे केस लॉस थे इसलिए कम धाराएं हो पाई हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए जिससे हम जो भी इंफॉर्मेशन दें तो आपको तुरंत मिल जाए। उसके अलावा इस मैटर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे सारे लोग, आपके सारे साथी फ़ायदा उठा लें और सारे लोग सिलेक्शन ले सकें। कोई असुविधा हो तो आप डालें @लॉ क्लासेस बाय फिरोज सर। आपको चैनल हमारा मिल जाएगा, उसमें डे 1 से लेकर डे 100 तक आपको वीडियो मिलेंगे। उनके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हैंड रिटन नोट्स जिनसे हम पढ़ा रहे हैं वो हम आपको दे रहे हैं, आप डाउनलोड कर लें। हर चीज़ फ्री में है, इसको प्राप्त करें आप। एक धारा और बच रही है मगर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, देख लें इसको भी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 कौन साक्ष्य दे सकेगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये धारा है। देखिए सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम होंगे जब तक कि स्पष्टीकरण को ध्यान से समझें। कोई पागल व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए अक्षम नहीं है। अक्षम नहीं है का मतलब सक्षम है, जब तक कि वो अपने पागलपन के कारण उससे किए गए प्रश्नों को समझने से या उससे युक्त उत्तर देने से निवारित ना हो। मतलब पागल व्यक्ति भी सक्षम साक्षी होता है, शर्त यह है कि जो उससे आप प्रश्न कर रहे हो उनको सही से समझ पा रहा हो और उनका प्रॉपर तरीके से युक्त संगत ढंग से उत्तर दे पा रहा हो। बहुत इंपॉर्टेंट केस एक 2019 में आया, पी रमेश बनाम राज्य में प्रतिनिधित्व किया गया था। राज्य में ब्रैकेट में लिख देंगे आप, प्रतिनिधित्व द्वारा पुलिस निरीक्षक, मतलब पुलिस निरीक्षक ने ये FIR कराई है राज्य की तरफ से। इसमें धारा 302 भारत और 498 भारतीय दंड संहिता जैसा महत्वपूर्ण मामला था। और हुआ क्या इस मामले में हम आपको समझाते हैं। इस केस में जो था पी रमेश बनाम राज्य में बाल साक्षी थे और उनकी गवाही के अनुसार विचारण न्यायालय ने दोष सिद्धि का निर्णय दे दिया। अब हुआ क्या मामला, ये जब मामला पहुंचा उच्च न्यायालय में, तो उच्च न्यायालय ने कहा कि भाई जो बाल साक्षी हैं जब ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वकील क्या होता है, जज क्या होता है, और आप इनके साक्ष्य के आधार पर सजा दे रहे हो किसी को, ये गलत है। उन्होंने हाई कोर्ट ने कह दिया कि ये बच्चे जो वकील और जज को नहीं पहचान रहे इनका ये सक्षम साक्षी नहीं है। अपील हो गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट जब मामला पहुंचा, क्योंकि हाई कोर्ट ने मामला विचारण न्यायालय का निरस्त कर दिया आदेश, तो सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि बाल साक्षी जो हैं वो सक्षम साक्षी हैं, कोई ऐसी बात नहीं, वो बच्चे बात समझ पा रहे हैं कि क्या प्रश्न किया गया, क्या उत्तर दिया गया, तो वो सक्षम साक्षी हैं और विचारण न्यायालय ने सही निर्णय दिया था, उनके आधार पर निर्णय दिया जा सकता था क्योंकि वो सक्षम साक्षी हैं। हाई कोर्ट ने निर्णय को निरस्त करके त्रुटि की, क्योंकि ये सिर्फ ये समझ पाना कि वकील कौन है, जज कौन होते हैं, वकील क्या होते हैं, ये कोई मामले से संबंधित कोई बात नहीं है, ये सक्षम साक्षी होने के लिए कोई शर्त नहीं है। इसलिए विचारण न्यायालय का आदेश
सही है, उच्च न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाता है और इस तरह से फिर आगे का आदेश पारित हुआ। विचारण न्यायालय का, हाई कोर्ट का निर्णय निरस्त हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद रखिएगा। आज यहीं तक पढ़ते हैं, फिर अगले टर्न पर देखेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।